हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं ला रहा हूं फिजिक्स के लिए एक सीरीज जिसमें हम बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। सो आप देख रहे हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, उसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम कुछ 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और वो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि टॉपिक और पूरे जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर होंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक के लिए निम्न में से कौन सा कथन उचित है। तो बात आई पी प्रकार के अर्धचालक के लिए, तो पी प्रकार के अर्धचालक में हम यहां पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन इसका है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर मुक्त होलों की संख्या। तो पी प्रकार के अर्धचालक जो होता है, अगर मैं उसमें बात करूं कि पी प्रकार का अर्धचालक किससे बनता है, पी प्रकार का अर्धचालक एक बाह्य अर्धचालक होता है जब उसमें हम 13वें वर्ग की अशुद्धि को उसमें मिलाते हैं तो वो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। अब जो 13वें वर्ग की अशुद्धि होती है उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, जो कि ग्राही अशुद्धि होती है। अगर मैं इसको बात करूं तो इसको हम कहते हैं ग्राही अशुद्धि। ओके, तो ये ग्राही अशुद्धि जो होती है वो क्या करती है, उसमें जो उसकी कंडक्टिविटी होती है, यानी कि जो उसकी चालकता होती है उसको बढ़ाती है। तो यहां पे बात ये करनी है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स इनमें से कौन ज्यादा होंगे। तो जब ग्राही अशुद्धि की बात होती है तो ग्राही अशुद्धि हमेशा क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। तो पी प्रकार के अर्धचालक में हमेशा होलों की संख्या जो है वो ज्यादा होगी, किससे, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पी प्रकार का अर्धचालक एक ऐसा अर्धचालक है जिसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पी मींस पॉजिटिव, और पॉजिटिव कौन होते हैं, होल जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो इसका जो आंसर नंबर आप कह सकते हैं सेकंड जो है वो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जिसमें होलों की सेकंड नहीं हो जाएगा, इसमें अगर हम बात करें तो इसका थर्ड आंसर जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है कम होती है और होलों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। यानी कि पी प्रकार के अर्धचालक में होल की संख्या ज्यादा होती है। सो नाउ बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जर्मेनियम के लिए पंच संयोजी मादन कारक के रूप में कार्य करता है। पंच संयोजी मादन कार्य में हम क्या करते हैं, जो 15th ग्रुप होता है उसकी इंप्योरिटी, उसकी जो अशुद्धि होती है उसका प्रयोग करता है। तो यहां से आप देख सकते हैं, जब आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद है तो कौन सा जो अगर हम बात करें कौन सा एटम जो है वो 15th ग्रुप से बिलोंग करता है, तो अगर हम बात करें फास्फोरस जो है वो 15th ग्रुप से बिलोंग करता है। तो अगर हम जर्मेनियम में अगर बात करें जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम में अगर हम फास्फोरस की डोपिंग करते हैं, फास्फोरस को उसमें मादित करते हैं, यानी मादन कारक के रूप में किसका यूज करेंगे, फास्फोरस का यूज करेंगे। इसलिए यहां पे इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। बिल्कुल ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं निम्न में से अग्र अभिनत डायोड हैं। अब यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन पे आपको गौर करना है। बात आई अग्र अभिनत की। अग्र अभिनत का मतलब क्या होता है कि डायोड, अगर मैं बात करूं तो ये डायोड होता है। ओके, सेमीकंडक्टर डायोड जिसको हम कहते हैं, इसमें ये पी होता है और ये एन होता है। अब ये पी और एन है, हमको ये बताया जाता है कि अग्र अभिनत का मतलब होता है पी सिरा बैटरी के पॉजिटिव से और एन सिरा अगर डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये एक फॉरवर्ड बायस यानी कि अग्र अभिनत डायोड होगा। लेकिन हमको अगर इस यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर इसमें हम बात करें तो इस ऑप्शन में आप देखेंगे कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, वापस इधर ये नेगेटिव और उधर वापस नेगेटिव आ रहा है। जैसा कि अगर आप इस पर देखें तो पॉजिटिव और पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां पे तो हमारे कंसेप्ट फेल हो जाता है कि पी अगर पॉजिटिव से कनेक्ट है या नेगेटिव से कनेक्ट है तो वो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस होगा। तो हमको यहाँ पे एक और कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करना होगा, और वो कंसेप्ट ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वो कंसेप्ट क्या होता है कि हमेशा जो करंट होता है, जो धारा होती है, वो धारा कहां से बहती है, हमेशा अधिक से निम्न की ओर, यानी कि उच्च विभव से। अगर हम बात करें उच्च विभव से, धारा जो होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। यानी कि जहां उच्च विभव होता है वहां पे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जहां निम्न होता है वहां पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर मैं बात करूं इस वाले में ये P है और ये N हो जाएगा इस सेमीकंडक्टर डायोड के लिए।
तो क्या हो जाएगा कि यहां पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। मतलब अगर मैं बात करूं कि ये 2 है और ये -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 इस 2 से कम है, यानी कि ये निम्न है और ये उच्च है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड के लिए। तो सेकंड में क्या हो रहा है, ये माइनस है और वो कितना है, -2 है। -4 और -2, -4 जो होता है वो -2 से क्या होता है, छोटा होता है। वापस वही चीज आ गई कि छोटे से बड़ा, मतलब ये भी जो है वो फॉरवर्ड बायस नहीं हो सकता, यानी कि अग्र अभिनत नहीं हो सकता। फिर बात आती है ऑप्शन नंबर 3 पे। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, ऑप्शन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या हो रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 में 0 है। 0 मीन्स निम्न विभव, यानी कि अगर हम बात करें ये ये माइनस है और ये क्या है, 0 है, तो यहां से क्या हो रहा है, 0 से -1 की तरफ। तो 0 जो होता है वो -1 से बड़ा होता है, तो यहां पे क्या है, हाई वोल्टेज है। ठीक है, हाई वोल्टेज मतलब उच्च विभव, उच्च वोल्टता है, और यहाँ पे निम्न वोल्टता है। तो कहां जाएगी, करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रही है, और करंट ऐसे फ्लो हो रही है मतलब P जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, N जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट है। तो आप कौन सा कहेंगे, इसका जो थर्ड आंसर है वो आंसर जो है वो इसका राइट है। बिल्कुल सिंपल सर, इसमें मैंने आपको एक नया कंसेप्ट भी बता दिया। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सिलिकॉन परमाणु के लिए कमरे के ताप पर वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है। तो सिलिकॉन जो परमाणु होता है ये एक सेमीकंडक्टर है, यानी कि नैज अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है, नैज अर्धचालक है। तो ये नैज अर्धचालक है, इसके लिए आपको इसकी जो वैल्यू है वो याद होनी चाहिए। ओके, इसका जो मान है वो आपको पता होना चाहिए कि इसका मान कितना होता है। ओके, अगर आपको इसका मान याद है तो आप डायरेक्टली इसके लिए कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसके लिए वैल्यू कितनी होती है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है वर्जित ऊर्जा अंतराल के लिए। अच्छा, यहां पे अगर मैं बात करूं ये 0.7 किसके लिए होती है, तो वो होती है जर्मेनियम के लिए, GE जर्मेनियम के लिए 0.7 होती है। अगर आपको सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम दे दे तो आप क्या करेंगे, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके लिए आप क्या करेंगे, सही कर देंगे। लेकिन अभी हमारा सही आंसर कौन है, 1.1, बिल्कुल थ्योरेटिकल वैल्यू है, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जिनर डायोड में जिनर भंजन पर अधिकतम धारा मिलती है। कब मिलती है, अग्र अभिनत में, पश्च अभिनत में, दोनों अभिनति में, या निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पहले समझना पड़ेगा कि जिनर डायोड होता क्या है। व्हाट इज द जिनर डायोड। तो जिनर डायोड का अगर मैं साइन की बात करता हूं तो कुछ इस टाइप से जिनर डायोड को सेमीकंडक्टर में दर्शाया जाता है। इसको हम कहते हैं जेनर डायोड। ये जेनर डायोड क्या होता है, इसके बारे में आपने पूरा पढ़ा होगा। जेनर डायोड हमेशा किस पे काम करता है, पश्च अभिनत पे काम करता है, रिवर्स बाइसिंग पे काम करता है। यानी कि पश्च अभिनत जब होगा तो उसके लिए क्या मिलेगा, भंजन क्षेत्र मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन रीजन कहते हैं। वो जो भंजन क्षेत्र होता है, वो भंजन क्षेत्र कब मिलता है, जब वो जेनर डायोड रिवर्स बाइस में होता है। तो बिल्कुल कंसेप्ट है, आप अगर इसके लिए पूरा समझना चाहते हैं तो इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से पढ़े, जहां पे ये जो रिवर्स बाइस के पूरा कंसेप्ट है, जहां पे जिनर डायोड में जिनर भंजन जो है ये इसमें पूछा जाता है, और ये हमेशा किस पे काम करता है, पश्च बाइस पे, यानी कि पश्च अभिनति पे। क्योंकि अगर आप इसके वक्र की बात करें तो इसका कर्व कुछ इस टाइप से होता है, एकदम से आपको करंट पहले कम मिलता है, फिर एकदम से इसका करंट जो है वो बढ़ जाता है, और ये हमेशा कहां होता है, -I में होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्च अभिनत में जो जिनर डायोड है वो हमेशा क्या होता है, कार्य करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि अर्धचालक डायोड में रोधिका विभव किसका कार्य करता है। अब जब अर्धचालक की बात आती है तो वहां पे कौन आता है, पीएन संधि डायोड। ओके, क्या आता है, पीएन संधि डायोड। ये जो पीएन संधि डायोड होता है, अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं तो ये कुछ इस टाइप से होता है, जिसमें ये पी प्रकार का अर्धचालक होता है और ये एन प्रकार का अर्धचालक होता है। इसमें क्या होता है कि इसके दोनों तरफ पी प्रकार के अर्धचालक में माइनस जो ऋणात्मक आयन होते हैं और इधर जो है वो धनात्मक आयन होते हैं, वो जमा हो जाते हैं। तो इस टाइप से एक रोधिका दीवार बनती है। ये जो रीजन होता है इसको कहते हैं रोधिका दीवार। ओके, ये रोधिका दीवार जो है वो रोधिका दीवार किसका अवरोध करती है, यानी किसका विरोध करती है। तो पी प्रकार के अर्धचालक में कौन होते हैं, होल सबसे ज्यादा होते हैं, और एन प्रकार के अर्धचालक में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं।
तो क्या होता है कि अब इधर भी होल होते हैं, इसको आप अच्छे से समझें, इधर भी क्या होते हैं, होल्स होते हैं, इधर भी जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ये होल्स एंड इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, एक दूसरे को रिकंबाइन कर जाते हैं, यानी कि यहां से ये जब आगे चलते हैं तो रिकंबाइन हो जाते हैं, इनके जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो वापस बंध जाते हैं, उसी में वापस जाके शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो बहुसंख्यक होते हैं, बहुसंख्यक मतलब बहुत ज्यादा, पी में बहुत ज्यादा कौन होते हैं, होल होते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, रोधिका दीवार जो होती है वो बहुसंख्यक आवेश वाहक मतलब P के होलों को N में नहीं आने देती है और N के इलेक्ट्रॉनों को P में नहीं आने देती है, ये रोधिका दीवार का काम होता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि नीचे से अगर मैं स्टार्ट करूं तो N क्षेत्र से मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ सकते, फिर देखेंगे इसको P क्षेत्र से होल भी इसमें नहीं आ सकते, मतलब दोनों आंसर करेक्ट है। फिर बात आती है अल्पसंख्यक की, तो अल्पसंख्यक वाला हो भी नहीं सकता, तो P क्षेत्र से होल और N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसके बहुसंख्यक आवेश वाहक, मतलब इसके होल और इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है वो रोधिका दीवार जो है उनको आगे नहीं जाने देती, और इसका जो विभव होता है उसको हम कहते हैं रोधिका विभव। ओके, इसके जो विभव को हम क्या कहते हैं, रोधिका विभव कहते हैं, और ये रोधिका दीवार जो होती है वो रोधिका विभव में ही, सॉरी रोधिका विभव होता है, रोधिका दीवार में ही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक न्यूमेरिकल पूछ लिया, ये न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। आपको कह दिया क्वेश्चन नंबर 7 में 10 की घात -6 मीटर मोटाई की अवक्षय परत। अब इस अवक्षय परत का मतलब क्या है, अवक्षय परत का मतलब ही होता है रोधिका दीवार। ओके, इसको रोधिका दीवार या अवक्षय परत कहते हैं, एक ही बात होती है। उसकी जो मोटाई है पीएन संधि में, इसके सिरों पर विभव कितना दे दिया, 0.3 वोल्ट, और क्या कहा, तब विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सूत्र याद रखना है, और वो सूत्र है E = VB/D। ओके, जहां VB जो है वो क्या है, रोधिका विभव, रोधिका दीवार का विभव है। ये क्या है, रोधिका दीवार का विभव, इसका रोधिका विभव भी कह सकते हैं। ये रोधिका दीवार का जो विभव है वो है V, वो आपको कितना दिया हुआ, 0.3 दिया हुआ, मतलब इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट है। दूसरा आपको क्या कह रहा है, D, और D की वैल्यू आपको कितना दे दिया, 10 की घात -6 मीटर। अब 10 की घात -6 मीटर दे दिया, आपसे क्या पूछा, E का मान पूछा, यानी कि इस विद्युत क्षेत्र का मान पूछा। तो बिल्कुल इजी है विद्युत क्षेत्र का मान कैलकुलेट करना। तो यहां से हम क्या करेंगे, वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 10⁻⁻6, ओके सॉरी, इधर ये हो जाएगा 0.3 अपॉन 10⁻⁻6 हो जाएगा। इसके लिए जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वोल्ट में है और ये मीटर में, वोल्ट पर मीटर हो जाएगी इसकी यूनिट। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 इंटू 10⁻⁻6 की जगह +6 आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे कहीं पे आपको +6 दिया हुआ है, कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो ये तो पहला हो नहीं सकता, क्योंकि आपके पास में 0.3 या 3 कुछ ना कुछ आना चाहिए। इसकी बात करते हैं, तो मैं अगर यहां से एक पॉइंट हटाता हूं तो अपॉन में 10 आ जाएगा, और ये 10 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो आपका सेकंड आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। बस आपको अगर ये फॉर्मूला लर्न है, फॉर्मूला अगर आपने याद किया तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली कर सकते हो। इसी टाइप के फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो होते हैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में सीधा आ गया कि एलईडी का प्रयोग कहां किया जाता है, यानी एलईडी का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो एलईडी को समझते हैं होता क्या, एलईडी एक तरह का डायोड होता है, ये इसको लाइट इमिट डायोड कहते हैं। ये क्या करता है, अपने में से लाइट को इमिट करता है, या फिर जब इस पे फोटॉन्स आते हैं तो इसका परिपथ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें इस पे फोटॉन्स जब आते हैं तो फोटॉन्स जो आते हैं, फोटॉन्स मीन्स लाइट, ओके, फोटॉन्स मीन्स लाइट या प्रकाश जब इस पर आता है तो इसका परिपथ जो है वो चालू हो जाता है, परिपथ स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण धारा जो होती है, धारा का प्रवाह जो होता है वो यहाँ P से N की तरफ होने लग जाता है। तो क्या होता है, जब इसका यूज हम करते हैं, किसमें आपको सीधे याद होना चाहिए, चोर घंटी में इसका यूज किया जाता है, रिमोट कंट्रोल में, संचार तंत्र में इसका यूज किया जाता है। मतलब क्या हो गया, निम्न सभी में। अब देखो चोर घंटी में कैसे यूज करते हैं कि अगर आपने कहीं ऐसी जगह रख दिया जहां पे चोर आने वाले हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अगर आपने इसको वहां रखा और चोर जो है उस पर बैटरी का यूज करेंगे, उस पर टॉर्च लगाते हैं, ऐसा है ना, वो फोटोन्स क्या होंगे, इस डायोड पे जाएंगे, तो फोटोन्स जब डायोड में जाएंगे तो वो ऑन हो जाएगा, तो इससे अलार्म कनेक्ट होता है। तो ये परिपथ अगर आप
इसको लेंगे तो ये परिपथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, परिपथ में धारा बहने लग जाएगी। तो ये उसी कंसेप्ट पे इसको चोर घंटी कहा जाता है। तो ये सीधे आप इसके एप्लीकेशंस याद रख सकते हैं, क्या क्या इनका उपयोग होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर सेल निम्न में से किस अर्धचालक का प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकते हैं। ओके, अब सौर सेल का कंसेप्ट क्या होता है कि सौर सेल हमेशा जो होता है वो सूर्य से आने वाली किरणों पे डिपेंड होता है। सूर्य से आने वाली किरणों से डिपेंड होने का मतलब सूर्य के स्पेक्ट्रम से वो क्या होता है, प्रभावित होता है। तो हमेशा ध्यान रखें इसके लिए स्पेक्ट्रम कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है स्पेक्ट्रम विभव, कह सकते हैं आप इसको, 1.5 वोल्ट होता है। वो जो 1.5 वोल्ट है, अगर उसके नियर, उसके आसपास अगर किसी अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल है, तभी वो क्या कर सकता है, सौर सेल बनाने में उपयोगी हो सकता है। तो हमको ये देखना है कि किसका 1.5 के आसपास वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं है। तो आपको याद होने चाहिए कुछ वैल्यूज। जैसे अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इसके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, 1.1 है तो इसके आसपास है, तो इससे सौर सेल का यूज किया जा सकता है। मतलब सौर सेल सिलिकॉन से बनाए जा सकते हैं। दूसरा मैं बात करूं गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड जो होता है इसका करीब 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। और ये जो होता है CDTE, ओके, कैडमियम, इसको कहता है कैडमियम टोरलियम, तो ये भी क्या होता है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। इसका भी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब इन तीनों से क्या होता है, सौर सेल को बनाया जा सकता है। लेकिन अब एक बचता है हमारे पास में गैलियम, ओके सॉरी जर्मेनियम। जर्मेनियम जो होता है उसका हमने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया था 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। इसलिए इसका यूज करते हुए हम सौर सेल को नहीं बना सकते, क्योंकि इसका स्पेक्ट्रम जो होता है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास जितने स्पेक्ट्रम के वर्जित ऊर्जा अंतराल है उनका ही यूज उस अर्धचालक के रूप में किया जा सकता है। तो बात करते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन के बारे में। अंतिम क्वेश्चन जो है उसमें आपको एक डायग्राम दिख रहा है। उस डायग्राम में आपको पूछा कि किस प्रकार का अर्धचालक यहाँ पे प्रदर्शित या किस प्रकार के अर्धचालक को निरूपित करता है। तो निम्न दर्शाया गया ऊर्जा बैंड, इसको हम कहते हैं EB, ओके, EBT, ऊर्जा बैंड थ्योरी पे इसको जो है प्रदर्शित किया गया। और ये कौन से अर्धचालक को निरूपित करता है। तो मैं बात करूं इसमें, अगर आप देखें तो ये होता है वैलेंस बैंड और ये होता है कंडक्शन बैंड। यानी कि इसको हम कहते हैं संयोजी और इसको हम कहते हैं चालन, संयोजी बैंड और चालन बैंड। तो हमेशा ध्यान रखें जिसमें होलों की संख्या ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होलों की संख्या से कम होती है। ओके, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ओके, और P का मतलब होता है होलों की संख्या, सॉरी होलों की संख्या, होलों की संख्या। तो होलों की संख्या जो है अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा हो जाती है तो वो कौन सा अर्धचालक होता है, सदैव P प्रकार का अर्धचालक होता है। मैंने बताया था आपको, ट्रिक याद रखें, P मींस पॉजिटिव, और पॉजिटिव कौन होते हैं, होल होते हैं। अगर ये N प्रकार का होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अगर आपको यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा दे देता तो कौन सा अर्धचालक हो जाता, N प्रकार का, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या P से ज्यादा होती। तो ये थे कुछ हमने बनाए 10 क्वेश्चन इंपोर्टेंट। आप इन पे विचार करिए, इनको देखिए, समझिए, और हर एक क्वेश्चन के पीछे एक एक टॉपिक का एक एक कंसेप्ट है। हमने डायोड तक के जितने भी MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQ आपके सामने लाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना काफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।